Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा संडे है एंड संडे को मिलता है आपको वीकेंड स्पेशल टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो. ठीक है, सो इससे पहले हमारा एक पार्ट हो चुका है. आई होप आप सभी ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेंगे. उसके बाद में हमारा ये जो सेकंड पार्ट है इसको देखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये आपके जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस रहेंगे ये पूरा कंटिन्यूटी में रहेंगे, तो इसी वजह से आपको सीक्वेंशियल ही देखना पड़ेगा. एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इनके थंबनेल में टॉपिक का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टॉपिक्स कवर होंगे. तो इसी वजह से इसके थंबनेल में टॉपिक कौन सा पर्टिकुलर है वो यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊँगी. ठीक है, तो इसी वजह से इसको सीक्वेंस में ही देखिएगा. आप जब सीक्वेंस में देखेंगे तो आपका सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी. ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स. एंड साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए. ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं. सो इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो था तो वहाँ पर हमने रोल ऑफ टीचर तक कवर कर लिया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे. बेसिकली टास्क ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ अ टीचर आपकी एक ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग का चेंज है. ठीक है, सो यहाँ पर टीचर का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या टास्क होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक. हर एक स्टूडेंट को एक नया टॉपिक लर्न करने के लिए, नया टॉपिक सीखने के लिए तैयार करना. प्रेजेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, जो आपकी लर्निंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको सिखाना, वो उनको बताना, वो उनके सामने प्रेजेंट करना. उसके अलावा आस्किंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा चुके हैं या जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट से पूछते रहना चाहिए ताकि आपका प्रॉपर इंटरेक्शन होता रहे स्टूडेंट के साथ में. एंड टीचर को भी एक चीज़ समझ में आए कि बेसिकली स्टूडेंट को कितना कितना समझ में आ रहा है या फिर कहाँ पर टीचर को अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, उसके अलावा मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग, वही चीज़ है कि स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करना, उसको एग्जामिन करना कि किस किस तरह से उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहाँ तक वो समझ पा रहे हैं. अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ और आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए. तो ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर भी करनी चाहिए स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए. इसके अलावा नेक्स्ट है गिविंग द स्टूडेंट्स फीडबैक. इसका मतलब क्या है, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनका फीडबैक देना भी चाहिए एंड उनसे फीडबैक लेना भी चाहिए. मतलब फीडबैक देने का क्या मतलब है, जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपने टेस्ट लिया या जिस भी तरह से आपने क्वेश्चन करिए, जो भी आपका पैटर्न था आपने वो किया, उसके बाद में जो रिजल्ट था कि किसी बच्चे को कितना समझ में आया, उसने कितना अपने एक्यूरेसी के साथ में किया, कितना उसकी गलती थी, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने स्टूडेंट्स को बतानी भी चाहिए. उसके अलावा स्टूडेंट्स को आपसे कितना समझ में आ रहा है, वो आपके साथ में कितना फैमिलियर है, वो आपसे चीज़ों को कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये फीडबैक आपको स्टूडेंट से लेना भी चाहिए. उसके अलावा रिव्यूइंग द स्टूडेंट्स, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करना, बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं कि कितना उनको समझ में आ रहा है, किस तरह से वो समझ सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें आपको रिव्यू करके ही पता चलेगा. इसके अलावा जो आप टॉपिक ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं उनको रीटीच करना. एक टॉपिक जो पढ़ा चुके हैं अगर बाई चांस वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको वापस से रिपीट करें, वो उनको वापस से टीच करें. ठीक है, इसके अलावा टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस. ट्यूटोरियल क्लासेस मतलब कि जो आप क्लासेस लेते हैं उसके अलावा आप कुछ एडिशनल क्लासेस लीजिए. अगर आपका जो कोर्स है वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका टाइम स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ी सी एडिशनल क्लासेस भी आपको लेनी चाहिए. देन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स नोट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स के नोट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करना, उनको नोट्स प्रोवाइड करवाना, उनको सोर्सेज बताना कहाँ कहाँ से वो नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ये भी तरीका बताना होता है कि बेसिकली आप जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो नोट्स को प्रिपेयर करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि जितने अच्छे से आपके नोट्स तैयार होंगे ना उतने अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी एंड एग्जाम में मार्क्स आपके उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे. ठीक है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को ये भी उनको टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाइड करें कि स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो किस तरह से उनको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए. इसके अलावा प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक्स, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके.
बेसिकली जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स आप पढ़ा चुके हैं अपने स्टूडेंट को, उसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। देन वो क्वेश्चंस आपको अपने स्टूडेंट्स को देने चाहिए ताकि वो अपनी सेल्फ एनालिसिस कर सकें एंड आप भी उनको प्रॉपर चेक कर सको। ठीक है, उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। देन अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पर इसके बाद में ये आपका रोल ऑफ टीचर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, टू ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर, जो आपके लर्नर का बिहेवियर है उसमें डिज़ायर्ड चेंज लेकर आना, और साथ में जो लर्नर का माइंड है उसमें भी डिज़ायर्ड चेंज लेके आना। सो बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है, जो एक टीचर होते हैं उनकी जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अपने टीचर को, अपने स्टूडेंट को सॉरी, उसमें अपने स्टूडेंट को मास्टर करना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। साथ में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सोसाइटी से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होनी चाहिए, क्या उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। तो वो सारे के सारे जो पॉजिटिव नोट्स होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग्स होती हैं, तो वो सारे के सारे आपके लर्नर जो आपका स्टूडेंट होता है उसके माइंड में इंक्लूड करना, ये भी आपके टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो लर्नर का बिहेवियर है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, अपने से बड़ों के साथ में, अपने से छोटों के साथ में, तो यहाँ पर भी आपको डिज़ायर्ड चेंज लाने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा लर्नर का माइंड, मतलब जो जिस तरह से वो चीज़ों को सीख रहा है या फिर जो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा का सारा आपका लर्नर का माइंड में भी आपको चेंजेस लाने होते हैं। डिज़ायर्ड चेंज जो भी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं वो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट में लेकर आए। देन टू गिव द स्टूडेंट्स सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए अपने स्टूडेंट को एक प्रॉपर नॉलेज देना, एक सफिशिएंट नॉलेज देना। बेसिकली आपको क्या चाहिए, जो एक टीचर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक आउटलाइन बता दे। मान लीजिए कोई टॉपिक है, ये एक कोई टॉपिक है यहाँ पर, तो इसका उन्होंने एक आउटलाइन बता दी कि बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। देन टीचर को वो होमवर्क देना चाहिए कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने से सर्च करके लाइए। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट होता है वो चीज़ों को और अच्छे से वहाँ पर जाके सर्च करेगा एंड इसके साथ साथ में वो कुछ और नई चीज़ों के बारे में सीखेगा। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा वो एक किसी पर्टिकुलर जो आपका सिलेबस की बाउंड्री रहती है, उस सिलेबस की बाउंड्री से बाहर निकल पाएगा। क्योंकि अगर टीचर सारा का सारा क्लास में ही बता देगा जितना भी रिक्वायरमेंट है, तो जो स्टूडेंट है वो अपने से कुछ भी नहीं सीखेगा। तो इसकी वजह से वो एक जो आपका सिलेबस रहता है ना, तो वो उसी में बंध के रह जाएगा, उसके एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं सीख पाएगा। इसी वजह से आपके जो टीचर होते हैं उनको चाहिए कि वो सिर्फ आपको एक आउटलाइन बताएं एंड जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाएं, वो सारा का सारा सर्च करके लाएं। गूगल पे सर्च करिए, बुक्स में सर्च करिए, जहाँ पर आपको मिलता है वहाँ पर सर्च करिए। तो इससे क्या होता है, आपको और नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आपकी नॉलेज होती है वो और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती जाती है एंड आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आती रहती है कुछ ना कुछ नया सीखने की। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका टीचर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सफिशिएंट नॉलेज अपने स्टूडेंट को दें। उसके अलावा टू इन्हांस द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, बेसिकली वही स्किल जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना, मोटिवेट करना स्टूडेंट्स क्योंकि वो पार्टिसिपेट करें सोशल एक्टिविटीज़ में। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। उसके अलावा मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को टू आस्क फॉर एनी डाउट इन देयर माइंड। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वो हेजिटेशन की वजह से वो पूछ नहीं पा रहा है या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो टीचर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो तुरंत से उनसे पूछ लें। ठीक है, देन मोटिवेट द स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट फियर फ्रॉम टीचर्स बट रेदर दे मस्ट बी इंटरैक्टिव एंड फ्रेंडली अप टू अ सर्टेन लिमिट। जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि उनको टीचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको टीचर से डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनको टीचर के साथ में इंटरैक्टिव रहना चाहिए एंड फ्रेंडली रहना चाहिए अप टू अ सर्टेन लिमिट। जिससे क्या होगा कि आप उनसे कुछ, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप तुरंत से उनसे पूछ लेंगे, तो इससे आपका डाउट वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपना डाउट वहीं के वहीं नहीं पूछ रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका पहले एक चीज़ नहीं समझ में आई,
उससे रिलेटेड फिर आपको दूसरी चीज़ भी नहीं समझ में आएगी, फिर भी आपने नहीं पूछा, तो फिर इस तरह से आपका कलेक्शन होता जाता है डाउट्स का, एंड फिर वो पूरा डाउट इतना हो जाता है कि लास्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इसी वजह से टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट को समझाएं, उनके साथ फ्रेंडली वे में रहें, उनके साथ में बिल्कुल इंटरैक्टिव वे में रहें, एंड उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उनसे जानने की कोशिश करें। तो ये हो गया आपका टास्क ऑफ अ टीचर। बेसिकली यहाँ पर इतने पॉइंट्स इतने थे, मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ आपके इससे पहले वाले वीडियो में थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा अपना इनको याद करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस इनको थोड़ा सा अपना माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन्हीं को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस आपके बना देते हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए आपको यही सारे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको थोड़ा सा एक पढ़ लीजिएगा, इनको रीड कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा बेसिकली क्या मतलब है, फिर वहाँ पे आपके सामने जो भी पॉइंट आएगा आप उसको तुरंत से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोल ऑफ अ टीचर के बारे में। बेसिकली टीचर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। जो आपकी एजुकेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो कुछ आपके लीडर्स रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है एजुकेशन को लेकर, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली आपको इस तरह से पूछ ले जाए कि एरिस्टोटल ने आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सी एजुकेशन के लिए आपकी डेफिनेशन, वैसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी आपको एटलीस्ट एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने डिफाइन किया था एजुकेशन को एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। हर एक इंडिविजुअल में किसी न किसी चीज़ को लेकर परफेक्शन होता है। तो ये उन्होंने बताया था एजुकेशन के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये आपका एजुकेशन होता है। एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था एजुकेशन को एज अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर में कुछ माइंड में कुछ चीज़ों को क्रिएट करना, ये आपका एजुकेशन होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। इसके बाद में जो आपके हेनरिच पेस्टालोजी थे, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था एजुकेशन इज़ द नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर्स। जो एक एजुकेशन होती है वो मैन की हारमोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। प्रोग्रेसिव मतलब कि ग्रोथ होती हुई डेवलपमेंट होती है, इंक्रीमेंट होता हुआ डेवलपमेंट होता है किसी भी मैन की इनेट पावर का। इस डेफिनेशन को अगर हम मतलब समझें तो ईच ह्यूमन बीइंग एज हैज़ इमेंस नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट और टैलेंट्स इन हिम। जो हर एक इंडिविजुअल होता है, हर ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ इमेंस नेचुरल पावर्स होती हैं, उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, टैलेंट्स होते हैं, वो उनके बाय बर्थ ही होते हैं। तो ये आपका एजुकेशन बताया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ लर्निंग। जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लर्निंग। मतलब एजुकेशन क्या है, अपनी लाइफ में पूरी लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना चाहिए, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव आपके एजुकेशन का, जिसको हम कहते हैं लर्निंग। लेकिन यहाँ पर टीचिंग अलग चीज़ है। ठीक है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग तो है लेकिन टीचिंग नहीं है। ये आपके दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। लर्निंग का मतलब है कुछ ना कुछ सीखना, टीचिंग का मतलब है टीचर आपको कुछ गाइड कर रहा है, टीचर आपको कुछ बता रहा है। तो एजुकेशन आपका लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, मतलब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। जॉन डेवी ने डिफाइन किया था एजुकेशन को एज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। ये आपका एजुकेशन का मतलब है कि आपका जो हर एक इंडिविजुअल होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सके, एंड साथ में उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं, जो भी हैं, तो वो उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, देन फ्रॉबल ने कहा था एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड डेवलप इट्स इनर पोटेंशियल इन अ मैनर सो एज टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो यहाँ पर फ्रॉबल ने कहा था जो एजुकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो चाइल्ड होता है वो डेवलप करता है अपने अंदर के पोटेंशियल को, और साथ में जितनी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को वो डेवलप करता है, नए नए टैलेंट्स को डेवलप करता है, बाहरी चीज़ों से सीखता है, एंड साथ में इसकी वजह से वो क्या कर पाता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो ये बताया था फ्रॉबल ने एजुकेशन को इस तरह से डिफाइन किया था। ठीक है, सो जो आपका एजुकेशन होता है बेसिकली उसका पर्पस होता है टू एक्सपेंड द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन इट्स ऑल
प्रीवेडिंग स्पिरिट विच मैनिफेस्ट एंड रियलाइज इट्स सेल्फ इन एंड डो द होल यूनिवर्स। ठीक है, सो जो आपका एजुकेशन होता है उसका बेसिकली पर्पस होता है लाइफ को एक्सपेंड करना, इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब कहीं ना किसी चीज़ों में, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ से कुछ सीखते रहने के लिए, लाइफ को एक्सपेंड करना। और जितनी भी प्रीवेडिंग स्पिरिट्स होती हैं जो मैनिफेस्ट करती हैं, रियलाइज़ करती हैं, वो सारे के सारे जो भी आपके यूनिवर्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनसे कुछ ना कुछ आपका सीखते रहना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुकेशन की बेसिकली डेफिनेशंस के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड कुछ आपके फिलॉसफीज़ दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी फ़िलॉसफ़ी दी है वो तो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्या क्या फ़िलॉसफीज़ दी गई हैं उनके बारे में ज़रूर से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो इम्पॉर्टेंट हैं, किसने किसने क्या क्या फ़िलॉसफी दी है, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, जो लेकिन इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही वाली। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपके 3 बेसिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन आपकी थ्री आपके एजुकेशन के बेसिक्स होते हैं। पहला होता है वाई, सेकेंड है हाउ, थर्ड है व्हाट। ठीक है, वाई, हाउ, व्हाट, कोई चीज़ क्यों हो रही है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, या फिर कोई चीज़ है तो वो क्या है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको पता है उस पर्टिकुलर जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है आपके, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता है कि बेसिकली वो क्या है। ठीक है, अगर अभी हम यहाँ पर बात करें कि वाई का, तो जो आपकी वाई होती है ये आपकी फ़िलॉसफी से आंसर दिया जाता है। कोई भी चीज़ है तो उसमें अगर आपको ये पता है कि जो चीज़ है तो वो क्यों है, तो वो आप उसमें कुछ ना कुछ अपनी फ़िलॉसफी देंगे। फ़िलॉसफी का मतलब होता है अपने कुछ ना कुछ लॉजिक देंगे। ठीक है, तो वो आपका आंसर दिया जाता है वाई का। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर दिया जाता है। अगर हम बात करें हाउ की, तो हाउ आपका डिसाइड किया जाता है साइकोलॉजी से, किसी भी चीज़ की साइकोलॉजी किस तरह की है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होता है हाउ। लास्ट होता है व्हाट। व्हाट जो होता है आपका डिसाइड किया जाता है सोशल नीड्स से, जो आपकी सोसाइटल नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड किया जाता है व्हाट को। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोसाइटल नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एजुकेशन है आपकी वो एक तरह से फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटल नीड है। ठीक है, तो यही आपका बताया गया था, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था एजुकेशन के बारे में कि वो जब तीनों का आंसर मिल जाता है तो वो आपका एजुकेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ ना कुछ जब लर्न करने की बात आती है तो वहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशन की। सो आई होप यहाँ पर आपको 3 बेसिक्स जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़िलॉसफी का आंसर डिसाइडेड बाय साइकोलॉजी एंड डिसाइडेड बाय सोसाइटल नीड्स, ये किसके लिए कब कब यूज़ होता है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो अगर बाई चांस क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं लेकिन फिर भी बन जाता है तो आपको ये पहले से पता होगा। ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइडियलिज्म की। सो आइडियलिज्म जो होता है ये वर्ड डिराइव हुआ है आइडियल वर्ड से। एक वर्ड है आइडियल, उससे डिराइव किया गया है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म एक फ़िलॉसफी है जो कि एजुकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अबाउट माइंड एंड सेल्फ, मतलब कि स्पिरिचुअलिज्म। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बारे में और अपने माइंड के बारे में बात होती है। जहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की बात होती है, स्पिरिचुअल चीज़ों की बात होती है, तो उसको हम बोलते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया था, रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंसेस। यहाँ पर क्या कहा गया था, जो आपकी रियल नॉलेज होती है, मतलब जो एक नॉलेज होती है वो आपके माइंड के थ्रू आपकी परसीव करी जाती है, माइंड के थ्रू रिसीव करी जाती है, माइंड के थ्रू एक्सेप्ट करी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो आप सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं उससे भी ज़्यादा। ठीक है, मतलब जो अपने सेंसेस का मतलब क्या है, जो आप बोल सकते हैं, आप अपने आँखों से कुछ ना कुछ देख सकते हैं, जो आपके सेंसेस होते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो आप माइंड आपका परसीव करता है। ठीक है, तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग यही बताया गया था कि जो आपका माइंड चीज़ों को जिस तरह से परसीव करता है, उनको एक्सेप्ट करता है, वो आपकी रियल नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये था आपका आइडियलिज्म के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका नेचुरलिज्म। सो नेचुरलिज्म में क्या था, कंट्रारी टू आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी विद द बिलीफ दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द इंटायर रियलिटी। सो यहाँ पर गलत हो गया है, ये टी नहीं होगा, यहाँ पर ये आर होगा। ठीक है, जहाँ पर नेचर अलोन रिप्रेजेंट करता है इंटायर रियलिटी को, उसको हम बोलते हैं नेचुरलिज्म। ये आपका
आइडियलिज्म से बिल्कुल भी अलग होता है। आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म आपके दो अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट में रहते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका आइडियलिज्म में कहा गया था, जो आपकी माइंड चीज़ों को परसीव करता है, जो आपका स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, उससे जो आपकी नॉलेज होती है वो आपकी रियल नॉलेज होती है। लेकिन नेचुरलिज्म में कहा गया है जो आपकी किसी भी बिलीफ को लेकर, जो भी नेचर में चीज़ें होती हैं उनको लेकर, जो किसी भी इंडिविजुअल की फिलॉसफी होती है, जो वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो रियलिटी होती है पूरी की पूरी, वो आपको एजुकेशन कहलाती है। आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज एंड द नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। जो हमारे सेंसेस होते हैं वो आपका गेटवे होते हैं नॉलेज के लिए, मतलब नॉलेज को अपने सीखने के लिए, नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए जो एक रास्ता जाता है वो आपका सेंसेस से होकर जाता है। इसके अलावा जो नेचर होता है वो आपका सोर्स होता है जितनी भी आपकी नॉलेज होती है, ठीक है। मतलब सेंसेस के थ्रू सारी की सारी नॉलेज आपके अंदर आई एंड नेचर के थ्रू आपने वो सीखा। मतलब नेचर एक तरह से आपका सोर्स है जहाँ से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, और जो सेंसेस हैं आपके, वहाँ से आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेंसेस का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सारे के सारे आपके सेंसेस होते हैं। आप कुछ ना कुछ टच कर सकते हैं, तो वो आपके सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली नेचर से आप चीज़ों को सीखते हैं, नेचर आपका सोर्स होता है एंड सेंसेस के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरलिज्म में। एंड आइडियलिज्म में इसका जस्ट अपोजिट कहा गया था। वहाँ पर बोला था जो आपके सेंसेस होते हैं उसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आपका माइंड चीज़ों को परसीव करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक कंट्रास्ट में है, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रेगमेटिज्म की, ठीक है। तो प्रेगमेटिज्म क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन। प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस या फिर एक्शन, चीज़ों को कुछ ना कुछ सीखते रहना या फिर कुछ ना कुछ करते रहना। सो यहाँ पर क्या है, जो कीवर्ड है वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब यूज़। सो वट एवर इज़ यूजफुल इज़ गुड एंड वट एवर इज़ गुड इज़ यूजफुल। बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म है वो आपका, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस या फिर एक्शन। और यहाँ पर जो एक मेन वर्ड होता है प्रैग्मेटिज्म का, जो की वर्ड होता है जिससे आप पूरी तरह से प्रैग्मेटिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, वो है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है यूज़फुल। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी यूज़फुल हैं वो गुड हैं, और जो भी चीज़ें गुड हैं वो आपकी यूज़फुल हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके कंट्रास्ट हैं, अपोजिट हैं। जो यूज़फुल है वो गुड होगा, जो गुड होगा वो यूज़फुल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दोनों, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपका गुड है वो यूज़फुल है, जो यूज़फुल है वो गुड है। तो ये आपका बताया गया था प्रेगमेटिज्म में। एंड प्रेगमेटिस्ट लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। जो भी प्रेगमेटिस्ट होते हैं वो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स में जीते हैं, वो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट में लिव करते हैं। मतलब कि जो फैक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को लेकर जो पर्टिकुलर फैक्ट होते हैं वो उसी को मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी अंधा विश्वास कर लिया, कोई किसी ने कुछ बता दिया तो वो आपने ऐसे ही मान लिया। जब तक आपके सामने प्रूफ नहीं होगा, जब तक आपके सामने फैक्ट नहीं होगा कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, तो तब तक ये जो प्रेगमेटिज्म लोग होते हैं वो मानते नहीं हैं, ठीक है। तो प्रेगमेटिस्ट इसीलिए लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का क्या मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। सो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज। जो लर्नर होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते सीखते आपका नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने लगता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेज एंड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज फॉर इटसेल्फ। जो आपकी लर्निंग होती है उससे आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपकी एक्टिव प्रोग्रेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, किसी भी चीज़ को जानने से के लिए लेकर, जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है, तो उसको जब आप किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हैं, आप उस चीज़ को लेकर जानना चाहते हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ मूव करते हैं, एंड उससे क्या होता है, आप धीरे धीरे और आपका धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं नॉलेज को। मतलब धीरे धीरे आपने कुछ ना कुछ सीखा,
फिर उससे लिंक्ड आपको कुछ ना कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे और धीरे धीरे इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं नॉलेज को अपने आप से ही। ठीक है, तो ये बोला गया था कंस्ट्रक्टिविज्म में। एंड अकॉर्डिंग टू जीन पिएगे, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर बेसिक टू लर्निंग। एकोमोडेशन मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको कंपाइल करना, ये आपका बेसिक होता है लर्निंग का। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, बॉल है, मान लीजिए आपने एक एग्जांपल ले लिया, बॉल है, ये बॉल आपकी गोल होती है। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आया कि ये बॉल गोल क्यों होती है, गोल होती है, सर्कल होती है, तो सर्कल का क्या मतलब होता है। तो इससे धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप एक से कुछ आपको मिला, फिर उससे कुछ और मिला, फिर उससे कुछ और मिला, फिर उससे कुछ और मिला, तो ये आपका लिंकेज रहता है एक दूसरे से। तो इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो वो आप धीरे धीरे लर्निंग की प्रोसेस में आप अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ फिलोसफी दैट एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होता है, एक तरह की ये फिलॉसफी है जहाँ पर ये एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पर। मतलब जो इंडिविजुअल है तो उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, क्यों है वो, उसको ये एम्फेसाइज करती है। उसकी जो फ्रीडम होती है, उसकी जो चॉइस होती है, उन चीज़ों को एम्फेसाइज करती है एग्जिस्टेंशियलिज्म। यहाँ पर क्या होता है, दिस एम्फेसाइजेज द यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्टाइल और इन डिफरेंट यूनिवर्स, रिगार्ड्स human existence as unexplainable and stresses freedom of a choice and responsibility for the consequences of one's acts। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म होती है ये आपकी एम्फेसाइज करती है किसी भी चीज़ की यूनिकनेस को, किसी भी चीज़ के आइसोलेशन को, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस का जो यूनिकनेस होती है उसका जो आइसोलेशन होता है इन अ हॉस्टाइल मैनर में, या फिर जो डिफरेंट यूनिवर्स में अलग अलग लोगों की एग्जिस्टेंस होती है जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो स्ट्रेस होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस का, फ्रीडम ऑफ चॉइस का जो स्ट्रेस होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर, तो वो सारा का सारा आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म में आपका एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब कि चीज़ें अगर इन्वायरमेंट में हैं तो वो क्यों हैं, अगर कोई चीज़ को ऑप्ट कर रहा है, फ्रीडम को ऑप्ट कर रहा है, उसकी जो चॉइसेस हैं उनको ऑप्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। तो ये सारा का सारा आपका जो एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन का, तो उसका जो यूनिकनेस है, उसकी जो आइसोलेशन है, तो ये सारा का सारा आपको एग्जिस्टेंशियल में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में क्या होता है, इट एज्यूम्स दैट लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशनड टू लर्न न्यू बिहेवियर। यहाँ पर क्या माना जाता है, जो लर्नर होता है वो पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है। पैसिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली चीज़ों को सीखना चाहता है। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली चीज़ों को सीखना चाहते हैं। पैसिव का मतलब होता है कि आप सीखना तो चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं सीखना चाहते हैं, इनडायरेक्टली सीखना चाहते हैं, मतलब किसी दूसरे मेथड से सीखना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम क्या रहता है, जो लर्नर होता है वो एक तरह का पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है जो चीज़ों को सीखता है और नए बिहेवियर को डेवलप करता है। वो आपका डिपेंड करता है लर्निंग पे, किस तरह की वो लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे थ्रोन्डिक। ठीक है, तो इन्होंने बताया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। बिहेवियरिज्म को लेकर इन्होंने दो आपके लॉ दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज में इन्होंने बताया था रिपीटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का क्या मतलब है, जब आप एक चीज़ को बार बार करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उसके रिस्पॉन्स को देखते जाएंगे, उसको रिपीट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो आपका बॉन्ड है स्टिमुलस का एंड रिस्पॉन्स का, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बेसिकली जैसे कि आप सभी ने एक बहुत ही सिंपल सी लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही इन्होंने बताया था, जो थ्रोन्डिक थे इन्होंने ये लाइन बताई थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख सकते हैं, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका था लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट में क्या था, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। प्लेजर्स एंड पेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड्स अवर फ्यूचर बिहेवियर। ठीक है,
मतलब कि जी ये जो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है ये प्रिंसिपल है रेनफोर्समेंट का और पनिशमेंट का। ठीक है, पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट को इफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो प्लेजर होता है, जो पेन होता है, जितना आपका आराम है, जितना आपका दर्द है, बेसिकली वो आपके प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड करता है। जो आपका पहले बिहेवियर था वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर वाला बिहेवियर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो जैसा आप करते हैं, जैसा आपका बिहेवियर पहले होता है, वैसा ही आपका बिहेवियर आपके फ्यूचर में आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट एंड ये था आपका लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। आई होप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। एंड ये आपने E.L. थ्रॉन्डिक, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर है आपका इक्लेक्टिक फिलोसफी। ये जो आपकी इक्लेक्टिक फिलोसफी है, ये इट इज़ नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जब आप अलग अलग सोर्सेज से अपनी जो भी रिसर्च रहती है, जो भी आपका कंपाइलेशन होता है, जब आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फ्यूजन हो जाता है नॉलेज का अलग अलग सोर्सेज से, तो उसको हम बोलते हैं एक्लेक्टिज्म। ठीक है, एक्लेक्टिसिज्म इसको हम बोलते हैं। एंड इट इज़ अ peculiar टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी विच combines ऑल गुड आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस फिलोसफी। यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी होती है, एक बहुत ही पिक्यूलियर टाइप की होती है, जहाँ पर क्या होता है, आपके जितने भी गुड आइडियाज़ होते हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग आपकी फ़िलॉसफ़ी से, अलग अलग लोगों की फ़िलॉसफ़ी से जब आप उसको कंपाइल कर देते हैं, उसका जब रिजल्टेंट आप निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्लेक्टिक फ़िलॉसफ़ी या फिर एक्लेक्टिसिज्म। ठीक है, देन देयर आर मैनी मोर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, ईच ऑफ द फिलोसफीज हैव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लिमिटेशंस। यहाँ पर जो जितने भी मैंने यहाँ तक आपकी सारी फ़िलोसफीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी भी फ़िलोसफीज़ जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी, मैंने वही करवाई हैं। इसके अलावा और बहुत सारी होती हैं, जैसे रियलाइजेशनलिज्म होती है, इस तरह से बहुत अलग अलग होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही सिंपल सी थी, उसमें ऐसा कुछ बताने वाला था नहीं, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। जितनी इंपॉर्टेंट लगी उतनी मैंने बताई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आपकी फ़िलोसफीज़ हैं, बहुत सारी फ़िलोसफीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें से कुछ हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है। तो ये आपकी अलग अलग फ़िलोसफीज़ होती हैं। एंड यहाँ पर कोई भी एक सिंगल फ़िलोसफी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जब आप एक से ज़्यादा फ़िलोसफीज़ को आपस में कंपाइल करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इक्लेक्टिक फ़िलोसफी में बताया कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फ़िलोसफी आपको कंपाइल करना पड़ता है। तो जहाँ पर आप एक से ज़्यादा फ़िलोसफी, यहाँ पर जितने भी फ़िलोसफी हैं, एक भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इन सभी को आपको साथ में करके जब आप कंपाइल करते हैं, तो वो जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपका एग्जैक्ट रिजल्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फ़िलोसफीज़ हो चुकी थी, मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव कर जाते हैं यहाँ पर। ये जो आपका चार्ट है आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपका KVS मदान बुक का है। ये आपका एज इट इज़ बना था, मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। यहाँ पर क्या है, जो आपके अलग अलग कंसेप्ट्स थे और कौन कौन से मेन प्रोपोनेंट्स हैं, मतलब किसने किसने इनके बारे में बताया है, ये पूरा आपका चार्ट है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आपका ये वार्धा एजुकेशन सिस्टम है, ये महात्मा गांधी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर ये बताया था। श्री अरबिंदो जो है, इन्होंने बताया था इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। देन जय कृष्ण मूर्ति ने बताया था एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड। जॉन डेवे ने बताया था एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मारिया मॉन्टेसरी ने बताया था सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। फ्रॉबल ने बताया था किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन। रोजियो ने बताया था नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर। ठीक है, सो यहाँ पर जितने आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर एक पूरे चार्ट में है, आप इसको देख सकते हैं। इसको आराम से याद कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, या आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो वार्धा एजुकेशन सिस्टम है ये किसने दिया था, या फिर वार्धा एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेसिक एजुकेशन। ठीक है, एंड इसके अलावा जैसे कि ये वाला है आपका जॉन डेवी
फ्रॉबेल, तो ये वाले इससे पहले जो हम अभी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी फिलोसफीज थी, तो वहाँ पर उसका एक्सप्लेन्ड वर्जन था। एंड यहाँ पर इसका क्या है, एक लाइन में बताया गया है कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अभी हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो आपकी एजुकेशन होती है उसके कितने फॉर्म्स हैं। सो एजुकेशन के यहाँ पर 3 फॉर्म होती हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। यहाँ पर 3 तरह की एजुकेशन होती हैं, इन्हीं तीनों को अभी हम यहीं पर एक्सप्लेन्ड वर्जन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें फॉर्मल एक्सप्लेनेशन की, फॉर्मल एजुकेशन की, सो फॉर्मल में क्या होता है, इट इज़ प्री प्लान्ड, डायरेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड गिवन इन स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्री प्लान्ड होती है, मतलब आप पूरा प्लानिंग करके आते हैं कि आज स्टूडेंट्स को हमें ये पढ़ाना था, कल हम ये पढ़ा चुके हैं एंड अगले दिन में हमको ये चीज़ों के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो वही जब आप सिक्वेंशियल मैनर में चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री प्लान्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्री प्लान्ड एजुकेशन। ये आपकी डायरेक्ट होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है एंड एक स्पेसिफिक जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहाँ पर दिया जाता है, जो आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस होती हैं वहाँ पर इस तरह की आपकी एजुकेशन दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ये जो होता है लिमिटेड होती है स्पेसिफिक पीरियड तक एंड इट हैज़ वेल डिफाइंड क्यूरिकुलम। ये जो आपका फॉर्मल एजुकेशन होती है इसका एक प्रॉपर क्यूरिकुलम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है एंड ये आपका कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक ही होता है, मतलब इसका एक टाइम बाउंडेशन होता है कि यहीं तक आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि आपका मास्टर्स होता है, मास्टर्स के बाद में PhD होती है, तो ये आपका एक बाउंड्री होती है कि मतलब ये आपका लिमिटेड है, इसके अलावा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि PhD के ऑल्टरनेटिव होते हैं, MPhil होता है, तो इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब आपका PhD जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है, तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन का एंड होता है। तो इस तरह से ये आपका स्पेसिफिक पीरियड तक ही होता है एंड बाकी की जो आपकी लर्निंग होती है इनफॉर्मल या फिर आपका नॉन फॉर्मल वे में आपका रेगुलर चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गिवन बाई क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स, जितने भी क्वालिफाइड या फिर ट्रेंड टीचर्स होते हैं उनके द्वारा ये फॉर्मल एजुकेशन आपको दी जाती है। इसमें जो होता है आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देखना पड़ता है, जितना भी फॉर्मल एजुकेशन होता है वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देखना पड़ता है एंड ये जो होता है अलग अलग लेवल्स पर होता है, जैसे कि प्राइमरी होता है, मिडिल होता है, सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी होता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, डॉक्टरेट होता है, पोस्ट डॉक्टरेट होता है इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज़। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो PhD होता है, डॉक्टरल डिग्री होती है, वो लास्ट होती है, तो यहीं पर इसी तरह से पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं और मतलब इतना ही आपका इसी के बीच में आपका सिलेबस का बाउंडेशन होता है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। तो ये सारा का सारा आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपका यही वाला है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के आपका एजुकेशन में, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, मेडिकल है, तो ये सारा का सारा आपका इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। सो इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड और डेलिबरेट, इट इज़ इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी तरह की प्री प्लानिंग करके नहीं आते हैं, ये कोई भी पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है, ये पूरी तरह से इनऑर्गेनाइज वे में होता है, ये इनडायरेक्ट होता है एंड ये स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अचानक से होता है, कहीं भी कुछ भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी। ये क्या होती है, जहाँ भी आप रह रहे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से आप जो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे होते हैं, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से, जो अलग अलग चीज़ें आप डे टू डे एक्टिविटी में सीख रहे होते हैं, वो सारा का सारा आपका इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। ये आपका किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता है, ये आपका इनडायरेक्ट होता है एंड स्पॉन्टेनियस होता है और इसके कोई भी फॉर्मल गोल्स नहीं होते हैं, बस ये आप चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेस्टोलॉजी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, ही बिलीव्ड पेरेंट्स आर द फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स ऑफ एवरी मैन और वुमेन, फैमिली इन्वायरमेंट इज़ द फर्स्ट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो पहले आपके इनफॉर्मल टीचर होते हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले इनफॉर्मल टीचर होते हैं। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो आपका फैमिली का इन्वायरमेंट होता है वो आपका सबसे पहला लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जो आपका फैमिली इन्वायरमेंट होता है वो आपका सबसे पहला
लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पहले टीचर होते हैं वो इनफॉर्मल टीचर्स जो होते हैं आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके इनफॉर्मल टीचर्स होते हैं, और जो आपका फैमिली का इन्वायरमेंट होता है वो आपका फर्स्ट लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ये किसने बताया था? पेस्टोलोजी ने बताया था। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो कि आपकी लाइफ और वर्क से बंधी रहती है, मतलब लाइफ और वर्क के बीच की होती है, इससे इंटीग्रेटेड होती है। ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। इसके अलावा इट फॉलन विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ये जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये आपकी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों के बीच में आती है। जो आपकी लाइफ होती है, जो आपका वर्क होता है, इनसे जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, और ये जो होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्टनेस जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपका पूरी तरह से फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। इसके अलावा इट इज़ इंटेंशनल, इंसिडेंटल एंड गिवन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो आपका एजुकेशन सिस्टम का फॉर्मल सिस्टम होता है उसके बाहर आप सीखते हैं, एंड यहाँ पर आपका अचानक से इंटेंशनल होता है, मतलब इंटेंशनल होता है एंड इंसिडेंटल होता है। देन इट इज़ कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपके फॉर्मल एजुकेशन में था कि ये आपका डेलिब्रेट है, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड है, ये आपका सिस्टमैटिकली है पूरी तरह से, तो उसी तरह से यहाँ पर जो नॉन फॉर्मल है इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड इट इज़ एन ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन विदाउट रिजिड रूल्स। जैसे कि आपके इनफॉर्मल वाले में कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, कोई भी रूल्स नहीं थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी कोई भी रिजिड रूल्स नहीं है। विदाउट रिजिड रूल्स, रेगुलेशंस एंड फिक्स्ड एजेस, स्टेजेस, टाइम शेड्यूल, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसके अलावा सोशल और एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो जो आपकी सोशल या फिर एडल्ट एजुकेशन, आप सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो एडल्ट एजुकेशन होती है बड़े होने के बाद आप कहीं कुछ सीखते हैं, या फिर जो आपकी डिस्टेंस लर्निंग होती है, डिस्टेंस एजुकेशन होती है, वो सारी की सारी आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। तो ये इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बेसिकली जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वहाँ पर क्या क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो ये हो गया आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये आपका जो ईयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 ने कुछ आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिए थे एजुकेशन के लिए। सो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑल राउंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल, कल्चरल ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, national cohesion, independence of mind and spirit, furthering the goals of socialism, secularism and democracy, manpower development for different levels of economy, fostering research in all areas of development, educational for equality। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो होता है आपका एम एजुकेशन का। उसके अलावा हर एक इंडिविजुअल में इंडियन कल्चर का डेवलपमेंट होना, इंटरेस्ट डेवलप होना, कल्चरल ओरिएंटेशन होना, साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं साइंटिस्ट के बारे में, साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में सीखना, ये आपका एजुकेशन होता है एम का। इसके अलावा नेशनल कोहेशन, मतलब कोहेशन का मतलब होता है चीज़ों को पास लाना, तो ये भी आपका नेशनल कोहेशन भी आपका एम ही है आपके एजुकेशन का। इसके अलावा माइंड और स्पिरिट का इंडिपेंडेंट होना, और जो गोल होता है सोशलिज्म, सिक्योरलिज्म एंड डेमोक्रेसी का, तो ये भी आपका एजुकेशन का ही एम है। ये सारी चीज़ें आपका एजुकेशन का एम है कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में डेवलप हों। इसके अलावा मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, अलग अलग इकोनॉमी के लिए आपका मैन पावर का डेवलपमेंट होना, फॉस्टर मतलब रिसर्च की तरफ आपका
थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना, आपका इंटरेस्ट होना रिसर्च से रिलेटेड, हर अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना। एंड एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, मतलब पूरे जो भी इंडिविजुअल्स हैं सभी में इक्वालिटी हो एजुकेशन के लिए, सभी को इक्वल एजुकेशन मिले। तो ये सारे के सारे आपके कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर है Since independence, various committees and commissions were appointed to lay down the aims and objective of education in India. जब से इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से बहुत सारी कमिटीज़, बहुत सारे कमीशंस को अपॉइंट किया गया है ताकि जो आपका एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव होता है इंडिया में उसको वो डिफाइन कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर आपके अलग अलग कमीशंस बनाए गए थे, कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में बनाया गया था और इसको चेयर किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। सेकेंड है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1952-53 में और इसको हेड किया था डॉक्टर मुरलीधर एज अ चेयरमैन। एंड नेशनल एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी अंडर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको चेयरमैन बनाया गया था। और कोठारी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1964 से 66 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेसिकली कौन सा कब बनाया गया था, किसने किसको मतलब कौन सी कमेटी को, कौन सी कमीशन को किसने हेड किया था, कौन किसके चेयरपर्सन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे मैंने KVS मैदान बुक से लिए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड आपके एम से रिलेटेड, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लिए कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं। एक है आपका इनकल्चरेशन, एक है आपका एकल्चरेशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, तो इसी वजह से दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकल्चरेशन की। सो इनकल्चरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस वाई द यंग जनरेशन लर्न्स द ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी is called inculturation and it differs from society to society through the education inculturation is formalized। ये जो आपकी इनकल्चरेशन प्रोसेस होती है ये आपकी यंग जनरेशन जो लर्न करते हैं ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी से कि वो चीज़ों को क्यों सीख रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपका इनकल्चरेशन में आता है। इनकल्चरेशन ये भी आपका एक एम है एजुकेशन का, ठीक है, कि वाई द यंग जनरेशन लर्न्स ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड इनकल्चरेशन। और ये जो होता है आपका सोसाइटी पर डिपेंड करता है, अलग अलग सोसाइटी में आपका अलग अलग होता है एंड ये आपका फॉर्मलाइज्ड वे में होता है, ठीक है। एकल्चरेशन की बात करें तो ये आपकी प्रोसेस है थ्रू विच अ पर्सन और ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर कम्स टू अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ अनदर कल्चर while still retaining their own distinct culture. This concept has become important in an increasingly globalized society. So एकल्चरेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई पर्सन या फिर कोई ग्रुप अपने कल्चर से, एक कल्चर का होते हुए भी दूसरे कल्चर की जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको अडॉप्ट करता है, ठीक है। जब दूसरे लोगों के कल्चर को वो अडॉप्ट करता है, उनकी भी वैल्यू करना सीखता है, वो सारा का सारा आपका एक कल्चरेशन में अडॉप्ट आपका इंक्लूड किया जाता है वाइल स्टिल रिटेनिंग देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। मतलब कि मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है। इसका जो कल्चर है ये तो अपने कल्चर की वैल्यूज़ और जो भी उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब जानता है, साथ में जो इसका कल्चर है इसकी जो वैल्यूज़ और इसकी जो प्रैक्टिसेस है वो भी वो सीख रहा है। मतलब अपने कल्चर की वैल्यूज़ और दूसरे की कल्चर की वैल्यूज़ वो दोनों को ही सीख रहा है, दोनों को ही समझता है, तो उसको हम बोलते हैं एकल्चरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमारी जो इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के कल्चर की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप अपने कल्चर में हैं उसकी भी वैल्यू करिए, और अगर आप दूसरे की नहीं भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ निगेटिव थॉट्स तो मत रखिए, ठीक है। तो यही आपका एकल्चरेशन का मतलब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए भी, और जितनी भी हमारी ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है उन सभी के लिए भी।
तो ये बेसिकली इनकल्चरेशन एंड एकल्चरेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये दोनों के दोनों आपके एक तरह से एम एंड ऑब्जेक्टिव ही हैं एजुकेशन के भी, ठीक है। सो यहाँ पर जितना भी एम ऑफ एजुकेशन तक का था यहाँ तक हम पूरा कवर कर चुके हैं। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ठीक है। आगे का हम अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे, एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, एंड बाकी अभी डॉक्यूमेंट्स एंड टॉक्सिकोलॉजी की PDF जितनी भी थी अभी तक मैंने शेयर कर दी हैं, बाकी की आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड सभी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।